नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र स्वागत करता हूं आपका अपनी चैनल एग्जाम तक पर। दोस्तों, साइंस की श्रृंखला का 7वां वीडियो लेकर एक बार फिर से आप सबके समक्ष उपस्थित हूं। और जैसा कि आप सबको पता है कि यहाँ पर दोस्तों हम 1000 क्वेश्चन की सीरीज कर रहे हैं, जो साइंस के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। और ये क्वेश्चन आपके सभी एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो चाहे जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी या फिर हमारे सीएचएस के विद्यार्थी हों, जिनके लिए स्पेशल ये क्लास आपकी चलाई गई है। तो सभी के लिए क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप सब इस क्लास को पूरा अंत तक देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ये बहुत ही लेवल के और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए। तो यहाँ पर दोस्तों अपने सेशन की शुरुआत हम उसी क्वेश्चन के साथ करेंगे जो क्वेश्चन मैंने दिया था आप लोगों को होमवर्क में करने के लिए, और जिसका उत्तर आप लोगों को बताना था कहाँ पर, कमेंट बॉक्स में। और जिन जिन मित्रों को दोस्तों यहाँ पर आपका विकल्प आया, आपका आंसर आया ऑप्शन नंबर 1 दाब, उनका बिल्कुल सही उत्तर था। वो अपना आपका जो आंसर है उसको मैच कर लेंगे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आपके क्वेश्चन के बारे में कि निम्नलिखित में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। निम्नलिखित में से किसका ध्वनि के जो वेग होता है इस पर प्रभाव नहीं पड़ता है, दाब का, तापमान का, आर्द्रता का या फिर घनत्व का। तो दोस्तों ये क्वेश्चन करने से पहले थोड़ी बातें आपको पता होनी चाहिए कि ध्वनि होती क्या है। अगर आपको ये ध्वनि के बारे में थोड़ी आपकी जो बेसिक आपकी नॉलेज है अगर आपको रहेगी तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो चलिए मैं आपको थोड़ी बातें ध्वनि के बारे में पहले बता देता हूँ। तो ध्वनि के बारे में दोस्तों याद रखेंगे कि जो ध्वनि की तरंगें होती हैं वो एक प्रकार की यांत्रिक और कैसी आपके अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। अनुदैर्ध्य आपको पता होगा कि तरंगे कितनी प्रकार होती हैं, 2 प्रकार की। एक होती है अनुदैर्ध्य तरंग, एक होती है अनुप्रस्थ तरंग। तो ये आपके अनुदैर्ध्य तरंग होती है। तो अनुदैर्ध्य तरंगे कैसी तरंगे होती हैं, ये ऐसी तरंगे होती हैं जिन्हें मोशन करने के लिए, जिन्हें गति करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है दोस्तों, आपके मीडियम की आवश्यकता होती है, किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है जिन्हें गति करने के लिए। तो उसी प्रकार की एक तरंग आपकी ध्वनि की भी तरंग है। और ध्वनि की तरंगों की बात करेंगे तो यह यांत्रिक एवं अनुदैर्ध्य तरंग होती है जो ठोस, द्रव तथा गैस तीनों माध्यमों में संचारित हो जाती हैं। तो अगर माध्यम में तो मतलब तीनों माध्यम, चाहे वो ठोस हो, चाहे वो आपका ठोस हो, द्रव हो एवं गैस हो, सभी में क्या कर सकती हैं, ये आपके चल सकती हैं। कौन, आपकी जो आपकी क्या होती हैं, आपकी जो आपकी साउंड होती है। लेकिन दोस्तों ये आपके निर्वात में गत नहीं कर सकती, क्योंकि इन्हें गत करने के लिए माध्यम की आवश्यकता आपकी अनिवार्य होती है। इसलिए दोस्तों आपके जो चंद्रमा पर आप लोग जाते हैं तो चंद्रमा पर अगर कोई साइंटिस्ट जाता है तो 2 लोगों की बात आप नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर किसी प्रकार का वायुमंडल नहीं है। तो वहाँ पर निर्वात में ध्वनि आपकी जो क्या करती है, आपकी ध्वनि आपकी चल नहीं पाती है। तो चलिए इस क्वेश्चन की बात देख लेते हैं कि यहाँ पर देखेंगे कि दोस्तों आपकी जो ध्वनि होती है तो ये तीनों माध्यम में चल सकती हैं। अगर उसमें माध्यम का ताप बढ़ा दिया जाए, अगर माध्यम का तापमान जो है वो बढ़ा दिया जाए, अगर माध्यम का तापमान बढ़ा देते हैं तो ध्वनि का जो वेग होता है, जो ध्वनि का वेग होगा वो भी बढ़ जाएगा। क्या होगा, वो भी बढ़ जाएगा। लेकिन अगर दाब की बात करेंगे तो दाब परिवर्तित करने पर कम ज़्यादा करने पर दाब का इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। दाब परिवर्तित का ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। यहाँ पर दोस्तों याद रखेंगे कि दाब के अलावा जो आपकी आवृत्ति होती है इसे लिखते हैं फ्रिक्वेंसी। इसे क्या लिखते हैं, जिसे लिखते हैं आपकी फ्रिक्वेंसी। इसका भी ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो दाब और आपके आवृत्ति, इन दोनों का ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्वनि के दोस्तों वेग की बात करेंगे तो ध्वनि का जो वेग होता है ये विभिन्न माध्यमों में विभिन्न होता है, और ये तापमान, आर्द्रता, घनत्व इन पर निर्भर करता है। यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो आपके ध्वनि की गति होती है ये वायु में कितनी होती है, तो वायु में 332 मीटर पर सेकंड होती है, 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। लेकिन यहीं पर बात करेंगे जल की, वाटर में इसकी कितनी होती है, तो आपके 1483 मीटर पर सेकंड होती है। 1483 मीटर पर सेकंड होती है। कहाँ पर आप कहाँ पर चाहे होती है, आपके जल में, ये आपके जल में होती है। वहीं बात करेंगे ठोस में, लोहे में बात करें तो लोहे में इसकी चाल कितनी होती है दोस्तों, आप कितनी होती है, लोहे में 5130 किलोमीटर पर सेकंड होती है। कितना होता है, 5130 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो समझ सकते हैं कि यहाँ पर जैसे जैसे दोस्तों आप वायु में सबसे कम इसकी होती है दोस्तों, आपके वायु में सबसे कम गैस में, फिर आपके द्रव में थोड़ा ज़्यादा हो जाती है, और सबसे ज़्यादा आपकी सॉलिड में इसकी चाल होती है। तो इस बात को याद रखेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपको याद होनी चाहिए। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि लोहे की चादर को जंग, जिसे कहते हैं रस्ट, से बचाने के लिए उस पर निम्नलिखित में से किस धातु की परत को चढ़ाते हैं। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका किसका है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। पिछला क्वेश्चन आपका फिजिक्स का था। तो सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिक्स करके मैं कराता हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपके बायो के। यहाँ पर जितने सीएचएस के विद्यार्थी हैं मैं उनसे कह देना चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए एक मैंने प्रैक्टिस सेट चलाई थी, एक आपकी प्रैक्टिस सेट चलाई थी और इसके 6 वीडियो अभी तक आपके हो चुके हैं।
6 वीडियो हो चुके हैं। पहले में मैंने आपको साइंस के ही क्वेश्चन कराए हैं, दूसरे में हिस्ट्री के आपके कराए हैं, तीसरे में भूगोल के, चौथे में हिंदी के, पांचवें में भूगोल का कुछ और क्वेश्चन कराए हैं और छठे में आपके भौतिक विज्ञान स्पेशल क्वेश्चन कराए हैं। तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इसी वीडियो की प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगी और इसी वीडियो की आपके आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगी पूरी प्लेलिस्ट की, जाकर अवश्य देख लीजिएगा। ये 6 वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाल में यहाँ पर हमारे यहाँ दोस्तों सुबह में ये क्लास चलती है, सुबह 8 बजे से ये आपके साइंस और जीके जीएस वाली क्लासेस चलती हैं। किस प्रकार चलती हैं आप लोगों को पता ही होगा, तो इसको आप ज्वाइन कीजिए। और उसमें मैं बता देना चाहता हूँ कि आपके जो हिंदी का विषय है सीएचएस वालों के लिए मैं बता रहा हूँ कि हिंदी के विषय के लिए भी बीच बीच में मेरी क्लासें आती रहती हैं। अभी तक आपकी 2 क्लासें हो चुकी हैं, 2 क्लासेस आपकी हो चुकी हैं, 2 क्लासें आपकी 3 क्लासें आपकी हो चुकी हैं और भी क्लासें आपकी आएंगी। लगभग 5 क्लास में आपको हिंदी की भी कराऊंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सीएचएस से नहीं विभिन्न प्रकार की जितने भी ज्ञान है सबकी तैयारी यहाँ पर विशेष रूप से कराई जाती है। और सीएचएस वालों के लिए इस समय स्पेशल क्लासें हमारे यहाँ पर चल रही हैं और आप लोगों के लिए ये चैनल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने मित्रों को भी बताएंगे और सपोर्ट अपना जारी रखेंगे। जब तक आप लोगों को दोस्तों सपोर्ट चल रहा है तब तक एक भी क्लास में रुकने नहीं दूंगा। और अगर किसी भी चैप्टर में कोई भी प्रकार की दिक्कत हो तो सर मेरी इतना लिख दीजिएगा, सर मुझे साउंड चैप्टर में दिक्कत है, तुरंत मैं साउंड का आपके स्पेशल आपका वीडियो लाकर आप लोगों की समस्या को दूर कर दूंगा। तो आप कोई भी अगर चैप्टर में दिक्कत हो, सिर्फ मैं साइंस की बात नहीं कर रहा, साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, कोई भी हिंदी, इंग्लिश, किसी भी चैप्टर में कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करिए कि इस चैप्टर में दिक्कत है, मैं आपको उसका आपका वीडियो बनाकर दे दूंगा। अगर किसी प्रकार की समस्या हो तो हमारा एक ऑफिशियल नंबर है 8574560837। इस पर दोस्तों आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ सकते हैं। अगर किसी प्रकार की समस्या हो तो हमसे यहाँ पर डायरेक्टली बात आप कर सकते हैं। तो चलिए इसके बाद दूसरी बात है, यहाँ पर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो लोहे की चादर को जंग से बचाने के लिए उस पर निम्नलिखित में से किस धातु की परत चढ़ाते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 जस्ता की परत को चढ़ाते हैं। जस्ता की बात करें तो इसे इंग्लिश में लिखते हैं आपके जिंक। क्या लिखते हैं दोस्तों? इसे इंग्लिश में लिखते हैं आपके जिंक। और जो जिंक होती है एक जंग रोधी अभिकर्ता, एंटी कोरोजाइन एजेंट होती है कि आपकी एक जंग रोधी अभिकर्ता होता है, जंग रोधी अभिकर्ता होता है। क्या होता है? अभिकर्ता होता है। क्या होता है आपका? जिंक आपके जंग रोधी अभिकर्ता होता है और इसीलिए लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते का लेपन किया जाता है। और दोस्तों ये जो प्रक्रिया होती है जस्ते के लेपन की जो प्रक्रिया होती है इसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, आपसे बातें आपको पता होनी चाहिए। गैल्वेनाइजेशन कहते हैं किसको? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। और जो आपका जस्ताकृत जो लोहा होता है, जस्ताकृत जो आपका लोहा होता है ये जल, इस पर चाहे आप जल लगाइए चाहे इस पर साबुन का छिड़काव कीजिए, जल साबुन हो जाए। आप विलियन, पेट्रोल की बात करें, विलियन की बात करें, पेट्रोल, खनिज जो तेल होते हैं उनकी बात कर लें, इनसे क्या होते हैं? खनिज तेल क्या होते हैं? इनको ये प्रभाव से क्या होते हैं? इनके प्रभाव को सहन कर सकते हैं। अगर आप इस पर आप इसका प्रयोग कर दें, आपके जिंक की परत को चढ़ा दें, तब आप लोग समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे आपको करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका केमिस्ट्री से है कि किस धातु से निर्मित मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों के पुर्जे बनाने में किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहते हैं, प्लस आपको फुल डिटेल में कराता हूँ। तो एक ही क्वेश्चन से 4 4 5 5 6 6 क्वेश्चन आपके बनते रहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको सिर्फ सुनना नहीं है बल्कि लिख कर आपको याद कर लेना है। और कितने बच्चे इसको लिख कर नोट्स बना रहे हैं ये कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। ये आपका स्पेशल है आज के लिए कि आप लोग जो भी इसका नोट्स बना रहे हो इस क्वेश्चन का और क्वेश्चन को लिखकर जो आपके एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जाती है उसको लिख रहे हो, वो हमें अपना नाम लिखेंगे, प्लस आप किस क्लास की तैयारी करें ये भी लिखेंगे और अपनी किस जगह से ये भी लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे, जो भी इसका नोट्स बना रहे हूँ। अब लिखेंगे कि सर मैं इसका नोट्स बना रहा हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने बच्चे हैं जो आपके सीरियसली इस सेशन को आपके कंटिन्यू कर रहे हैं और कितने बच्चे हैं जो सिर्फ ऐसे बस देख रहे हैं जिससे कोई मतलब नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन है और किस प्रकार की यहाँ पर तैयारी कराई जा रही है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी एल्युमिनियम। एल्युमिनियम इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस धातु से निर्मित मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल डिब्बों के पुर्जे बनाने में प्रयोग किया जाता है? तो आपके एल्युमिनियम का। दोस्तों एल्युमिनियम की बात करें तो यह सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली अलौह नॉन फेरस धातु है। और दोस्तों इस धातु की बात करें तो इसकी धातु की खासियत क्या है कि यह तांबे और लोहे की तुलना में हल्की होती है। तांबे और आपके जो तांबे होते हैं और जो लोहे होते हैं उनकी तुलना में हल्के होते हैं, इसीलिए इसका प्रयोग आपके हवाई जहाज़ों में, रेल के डिब्बों के पुर्जे बनाने में किया जाता है। प्लस इसके एल्युमिनियम की बात करते हैं, इसके अन्य यूजेस भी हैं, जैसे कि आपके तरल पदार्थों के जो डिब्बे होते हैं जिसे कहते हैं कैंस, उसको बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। प्लस आपके जो दरवाजे होते हैं, जो खिड़कियाँ होती हैं, जो आपके तार होते हैं, जो आपके बर्तन होते हैं, जो आपके बर्तन होते हैं, जो पेंट होता है, जो फॉइल होता है, आदि के निर्माण में भी आपकी एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। तो ये सब बातें आप याद रखेंगे और ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में देखने को मिलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बायोलॉजी का है। और बायोलॉजी का क्वेश्चन आया तो मैं बता देना चाहता हूँ कि बायोलॉजी है क्या। बायो मतलब होता है दोस्तों जीवन और लॉजी मतलब होता है टू
तो आपके जीवन का अध्ययन करना ही आपके जीवों का अध्ययन करना है, आपके बायोलॉजी कहलाता है। इस बात को याद रखेंगे। और इसके जनक कौन है? तो अरस्तु साहब इसके जनक हो जाएंगे। अरस्तु साहब इसके जनक हो जाएंगे किसके? आपके बायोलॉजी के। और बायोलॉजी जो है आपका दो पार्टों में डिवाइड हो जाता है। एक होता है इसमें जूलॉजी जिसमें आपके जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, और एक होता है आपके बॉटनी जिसमें आपके जो पौधे होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। और बॉटनी के जनक हो जाएंगे थियोफ्रेस्टस साहब, थियोफ्रेस्टस साहब हो जाएंगे। और जूलॉजी के जनक आपके अरस्तु ही रहेंगे। दोस्तों जनक किसे कहते हैं? जिसके बारे में जिस विषय के बारे में जिसके मन में सर्वप्रथम आपके थॉट्स आते हैं, जिसके बारे में सर्वप्रथम आपके विचार आते हैं, उसे कहते हैं जनक। उसके बारे में उसी को ही कहते हैं जनक। इसके बारे में चाहे बायोलॉजी के बारे में इससे बहुत ही अतिरिक्त जानकारी कोई दे दे, लेकिन जनक आपके अरस्तु को ही कहेंगे, क्योंकि सबसे पहले इनके ही माइंड में ये थॉट्स आए थे कि हमें आपकी जूलॉजी आपकी बायोलॉजी के ऊपर अध्ययन करना चाहिए। और आपकी इनकी एक पुस्तक था आपकी एनिमल प्लांटेरम उसकी पुस्तक को इन्होंने लिखा था, और इसलिए इन्हें आपके बायोलॉजी का जनक कहा जाता है। नहीं देखिए, मेरे बुक का नाम मैंने गलत बता दिया। बुक का नाम है हिस्टोरिका एनिमेलियम। ये इनकी बुक का नाम था। किसके? आपके अरस्तु का। ये आपके अरस्तु की बुक का नाम था, इसी में इन्होंने बताया था। चलिए दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं विषाणु किस जगत में शामिल किए जाते हैं? प्रोटिस्टा में बिल्कुल नहीं, मोनेरा में बिल्कुल नहीं, प्रोटोजोम बिल्कुल नहीं, इनमें से किसी में नहीं। ये आपका डी विकल्प हो जाएगा कि इनमें किसी में भी आपके विषाणु को शामिल नहीं किया जाता है। यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे, आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि जो वायरस होता है, वायरस इसको आखिरकार क्यों किसी भी आपके जगत में किसी भी जगह में शामिल नहीं किया जाता? तो वायरस जानते हैं, इनकी खोज आपके इवानोवस्की साहब ने की थी। इवानोवस्की साहब ने की थी। इसको याद रखेंगे। देखिए वायरस की बात करते हैं तो वायरस होते क्या है दोस्तों? वायरस एक अति सूक्ष्म आपके अकोशिकीय, जिसे कह सकते हैं कि नॉन सेलुलर संरचना वाला एक न्यूक्लिक प्रोटीन होता है। और दोस्तों इनमें बात करते हैं कि प्रोटीन के आवरण, इसमें प्रोटीन का आवरण होता है आपके न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। प्रोटीन के आवरण का एक न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, और ये नॉन सेलुलर होते हैं, इसमें कोशिका ही नहीं पाई जाती, इसलिए इन्हें किसी भी ग्रुप में नहीं रखा जाता है। दोस्तों विषाणु की बात करेंगे तो यह दोस्तों आपके सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी है। सजीव एवं आपके जो निर्जीव होते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की आपकी क्या होती है? कड़ी होती है। बीच की कड़ी क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर दोस्तों जब आपके दोस्तों ये कहीं पर पड़े रहते हैं, आपके स्वतंत्र रूप से आपके रहते हैं, तब ये आपके निर्जीव होते हैं। लेकिन जब इन्हें ये किसी भी आपके मनुष्य के या फिर किसी आपके जंतु के संपर्क में आते हैं, तो इसके अंदर चले जाकर ये फिर से आपके वहाँ पर सजीव जैसा कार्य करने लगते हैं। तो यहाँ पर समझ सकते हैं कि सजीव भी होता है और निर्जीव भी होता है, और इसलिए इसे सजीव निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। तो इसको आप लोग समझ गए होंगे। और प्रोटिस्टा, प्रोटोजोआ, मोनेरा का इन लोगों के बारे में तो आप लोग इनके बारे में तो आप लोग पढ़े ही होंगे। यहाँ पर डिटेल करने का कोई आपका फायदा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही लंबा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? और ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ होमवर्क के लिए, और इसका उत्तर आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। इसका उत्तर जो भी बताएगा दोस्तों, मैं उसका यहाँ पर दोस्तों नाम भी लूंगा, नेम तो मैं उसका लूंगा भी, प्लस उसका कमेंट भी यहाँ पर आपके सामने लगवाऊंगा भी। इसका कमेंट भी सामने लगाऊंगा। मैं यही सोच रहा था कि जो भी बच्चे यहाँ पर कमेंट करते हैं प्लस अपने अच्छे विचार और अपने अच्छे उत्तर देते हैं, उनके लिए क्या होता है, तो उनके लिए यहाँ पर दोस्तों मैं स्वयं यहाँ पर कमेंट भी लगवाऊंगा अगली बार से देखिएगा। जीके जीएस के सेशन से मैं उनके कमेंट को यहाँ पर सीधा प्रत्यक्ष लगाऊंगा जो भी अच्छे कमेंट करते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शक्ति का मात्रक क्या होता है? शक्ति का जो कहते हैं पावर, इसका मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज, वोल्ट, वाट या फिर न्यूट्रॉन? आखिरकार दोस्तों पावर होता क्या है? तो पावर क्या होता है? काम करने की दर को आपके शक्ति कहते हैं। काम करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो पावर जो होता है P बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? P बराबर हो जाएगा आपका वर्क अपॉन टाइम। वर्क अपॉन क्या हो जाएगा आपका? टाइम हो जाएगा। तो वर्क की यूनिट क्या होती है आपकी? जूल होती है, ठीक है। टाइम की यूनिट क्या होती है आपके? सेकंड होती है। तो जूल प्रति सेकंड बराबर क्या हो जाएगा आपका? जूल प्रति सेकंड बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका वाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? वाट हो जाएगा। तो यहाँ पर समझ लेंगे कि पावर क्या है आपका? पावर क्या है? किसी व्यक्ति अथवा मशीन द्वारा इकाई समय में 1 सेकंड में किए गए कार्य अर्थात कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। और शक्ति क्या होती है? शक्ति का मात्रा आपका हो जाएगा जूल प्रति सेकंड, जिससे हम वाट से व्यक्त करते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नहीं सी। वोल्ट नहीं होगा दोस्तों, वोल्ट भी नहीं होगा। और हर्ट्ज जो कि फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है। न्यूट्रॉन तो आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पढ़ते हैं आपके जो एटम होते हैं उनके बेसिक यूनिट्स जो 3 होते हैं उसमें, लेकिन वाट इसका सही हो जाएगा। तो सी विकल्प बिल्कुल सही लगाएंगे। और ऐसे क्वेश्चन आप लोग को लिख कर याद कर लेंगे। मैंने आपको बताया कि जो भी नोट्स बनाकर जितनी भी अतिरिक्त जानकारी दी जिसको लिख रहे हैं, नोट्स बनाकर उसको याद करने, वही कमेंट करेंगे, अपना नाम भी बताएंगे कि ये मेरा नाम है और इस प्रकार से मैं आपके कमेंट इसको आपका नोट्स बना रहा हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो आपका रॉकेट होता है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कोणीय संवेग, द्रव्यमान ऊर्जा या फिर रेखीय संवेग संरक्षण?
तो दोस्तों इस क्वेश्चन की बात करेंगे कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा कि रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। दोस्तों रॉकेट की बात करेंगे तो रॉकेट आपकी किस प्रकार करता है, आपके कंजर्वेशन ऑफ लाइनर मूवमेंट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। यह दोस्तों ये जो सिद्धांत होता है ये आपका न्यूटन का जो थर्ड लॉ था, जो न्यूटन के आप लॉ पढ़ते हैं उसमें जो न्यूटन का आपका थर्ड लॉ था उस पर ही आधारित है। न्यूटन के थर्ड लॉ पर क्या आपका यह आधारित होता है। न्यूटन का थर्ड नियम तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर, परंतु प्रत्येक क्रिया के बराबर लेकिन किस दिशा में आपके, अगर आपकी प्रत्येक क्रिया के बराबर कोई नीचे क्रिया कर रहा है तो ऊपर मतलब इसकी विपरीत दिशा में क्या करता है उतना ही आपको फोर्स लगता है। तो यहाँ पर बढ़ेंगे कि इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, अर्थात एक वस्तु में जितना संवेग परिवर्तन होता है दोस्तों उतना ही संवेग परिवर्तन क्या होता है दूसरी वस्तु में उतना ही संवेग परिवर्तन आपकी विपरीत दिशा में हो जाता है। ठीक है, उतना ही विपरीत दिशा में हो जाता है। और इसी कारण दोस्तों आपके नीचे की ओर गतिशील जो गैस होती है ये आपके रॉकेट को ऊपर की दिशा में धक्का देती है। जब रॉकेट दोस्तों आपका पढ़ा होगा आपने, रॉकेट जब इस प्रकार से आपका होता है तो ये नीचे की तरफ जब धुआं देता है तो ये आपका जो शक्ति लगती है इसकी ठीक प्रतिक्रिया ऊपर की तरफ देती है और इसको धक्का लगता है आपके रॉकेट को, और रॉकेट तब क्या होता है ऊपर की तरफ उड़ जाता है। तो इस प्रकार से रॉकेट क्या करता है, किस प्रकार करता है आपके, किस प्रकार करता है आपके कंजर्वेशन ऑफ लाइनर मूवमेंट, आपके रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि प्रक्षेप जिसे कहते हैं प्रोजेक्टाइल का पथ क्या होता है। तो आप लोगों को सब पता होगा कि आपका सी विकल्प हो जाएगा प्रक्षेप वर्क होता है। किसका होता है, प्रक्षेप का आपका पथ होता है। और ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में पूछा भी गया है। दोस्तों प्रक्षेप की बात करें तो वह वस्तु जिसे बल के प्रयोग के द्वारा ऊर्ध्वाधर दिशा में, ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर की दिशा में अथवा अंतरिक्ष में फेंका जाए, प्रक्षेप गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत एक ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्र पथ बनाता है और इसी वक्र पथ की बात करते हैं उसी को आपकी प्रक्षेपीय वक्र कहते हैं, जो आपसे ये क्वेश्चन में पूछा गया था। दोस्तों आगे बात करें किसी वस्तु अगर आप ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, अगर उसे आप 45 डिग्री पर फेंकेंगे तो सबसे अधिक दूर तक जाएगी, और अगर इस पर 90 डिग्री पर फेंकेंगे तो सबसे अधिक ऊंचाई पर जाएगी। तो ये लोग इसको जान लेंगे। अगर पूछे कि अगर किसी वस्तु को आपको सबसे दूर भेजना है तो किस डिग्री पर भेजें, तो 45 डिग्री पर, और सबसे ऊपर अगर आपको जाना है तो 90 डिग्री पर को फेंकना चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वृत्ताकार पथ पर गतिशील वस्तु यदि एक चरण पूर्ण करने में 1 सेकंड लेती है तो इसका औसत वेग क्या है। वृत्ताकार पथ पर गतिशील एक वस्तु यदि एक चरण पूर्ण करने में 1 सेकंड लेती है तो इसका औसत वेग क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर मैक्सिमम बच्चे गलत देंगे, मैक्सिमम बल्कि क्या करते हैं इसको गलत आंसर देंगे। जिनका भी सही है वो समझेंगे कि आपकी तैयारी बिल्कुल बहुत ही शानदार तरीके से चल रही है। देखिए इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शून्य आपका विकल्प होगा, शून्य आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। कैसे होगा मैं बता दूं दोस्तों, आपको आपने पढ़ा होगा चाल क्या होता है, तो चल रहा होता है कि आपका दूरी बटा समय, कि जितनी दूरी को आप 1 सेकंड में जितनी दूरी आप तय करते हैं आपकी उसी कहते हैं चाल, क्या होता है आपको कहते हैं चाल। इसी प्रकार से अगर बात करेंगे वेग की, तो वेग क्या कहते हैं कि विस्थापन बटे समय को। अगर आप इस प्रकार से विस्थापन बटे समय, अगर आप इसमें कोई दिक्कत है आपकी चाल, वेग, दूरी, समय, विस्थापन, तो एक त्वरण, इसमें अगर कोई दिक्कत हो तो 2 वीडियो मैंने बनाए, 2 वीडियो है आपके फिजिक्स का। इसी वीडियो के आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी भौतिक विज्ञान की वीडियो नाम की, तो उसको प्लेलिस्ट की खोलेंगे तो आपको ये दोनों वीडियो मिल जाएंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 करेगा, ये जाकर देख लीजिएगा। तो आपको चाल, वेग, दूरी, समय, विस्थापन जितनी भी चीजें हैं सारे आपको कन्फर्म करा गया 2 वीडियो के माध्यम से, तो उसको देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए कि आपके वेग क्या होता है, विस्थापन बटे समय, तो यहाँ पर मैं आपको बता नहीं रहा कि विस्थापन सिखाते हैं वेग सिखाते हैं, तो वीडियो जाकर देख लेंगे तो कन्फर्म हो जाएगा। तो अगर जितना विस्थापन करते हैं आपके 1 सेकंड में उसे कहते हैं वेग। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि इसका औसत वेग क्या होगा आपके वृत्तीय पथ पर, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो वृत्तीय पथ होता है, जब एक यहाँ से आप लोग चले, जब यहाँ से आपकी कोई गाड़ी या फिर कोई भी चीज़ यहाँ पर चली और ऐसे करते करते यहाँ पर फिर से यहाँ पर आ गई, जब यहाँ पर आ गई तो वह वस्तु वहीं पर आ गई, मतलब विस्थापन आपका क्या हो गया, विस्थापन आपका हो गया शून्य। और जब विस्थापन शून्य हो गया तो क्या होगा, जब विस्थापन दोस्तों आपका शून्य हो गया तो आपका जो वेग होगा, जो आपकी वेलोसिटी होगी वो भी आपकी क्या हो जाएगी, आपकी शून्य ही हो जाएगी। तो अब आप लोगों के समझ में आ गया, जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो उसका विस्थापन शून्य होता है, जब विस्थापन शून्य होता है तो उसका वेग भी शून्य होता है। समझ लिखा है होंगे। तो चलिए दोस्तों सेशन समाप्त करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि CHS वालों के लिए क्लास 6 9th एवं 11th के लिए और स्पेशल 9th और 11th के लिए हमारी हिंदी की भी क्लासेस शुरू हो गई और 3 क्लासें अभी तक आपकी हो चुकी, 3 क्लासें अभी तक आपकी आ चुकी हैं। तो आप लोग इस क्लास को भी अवश्य देखिए, इसकी कुल 5 क्लासें आएंगी और आपके हिंदी को पूरा एक बार रिवाइज करने का प्रयास है कि आप लोग अपने टेस्ट देकर समझ सकें कि आपका कितने पानी में भी है। और उसमें अगर आप देखिए ये टेस्ट देने का मतलब क्या है कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि गड़बड़ी कहाँ पर है, गड़बड़ी आपको कहाँ पर है। तो जिसमें भी गड़बड़ी को कमेंट करके बताइएगा सर इस चैप्टर में मुझे दिक्कतें आ रही, तो उसका मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा। तो ये 5 मॉक टेस्ट आपकी, ये 5 मॉक टेस्ट करना आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आप लोग समझ सकें कि आपको कमजोरी कहाँ पर है, कहाँ आपको दिक्कत है। तो ये आपके अभी तक आपके 1, 2 और 3 वीडियो आपके हो चुके हैं और चौथा वीडियो आपका आने वाला है।
दोस्तों ये क्लासें हमारे टाइम टेबल से बिल्कुल चलती हैं। आपके सोमवार और मंगलवार को जीके जीएस की क्लास, बुधवार को साइंस की क्लास, फिर बृहस्पतिवार शुक्रवार को जीके जीएस की क्लास, फिर शनिवार रविवार को आपकी साइंस की क्लास चलती हैं। सुबह 8 बजे क्लास होती हैं। सभी को ये क्लास ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है और सीएचएस वाले बच्चों के लिए तो खास है ये सब आपकी क्लासें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब क्लासें आपको ज्वाइन करना है। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। धन्यवाद।